जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज यूपी सब इंस्पेक्टर, यूपी टेट, एसएससी जीडी, यूपी लेखपाल, यूपी TSSC एवं यूपीपी सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट पार्ट 5 कराने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है, पैसेज दिया हुआ है, तो पैसेज को पढ़िए पहले। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और बड़े ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। तो चलिए इसी पैसेज पर क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला प्रश्न है, ईर्ष्या का काम क्या है। ईर्ष्या का काम क्या है? रुलाना, हंसाना, जलाना या नचाना। तो ईर्ष्या काम क्या है? ईर्ष्या काम है जलाना। इसका सही आंसर क्या होगा? जलाना। अगला प्रश्न है, ध्येय यानी गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है। ध्येय मतलब क्या होता है? ध्येय का मतलब होता है लक्ष्य। क्या होता है? लक्ष्य। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, लक्ष्य। अगला प्रश्न है, गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की प्रशंसा की गई है, खिल्ली उड़ाई गई है, स्तुति की गई है या उपासना की गई है। तो गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों को क्या की गई है? खिल्ली उड़ाई गई है। क्या की गई है? खिल्ली उड़ाई गई है। अगला प्रश्न है, अपव्यय का क्या अर्थ है। अपव्यय, अपव्यय का क्या अर्थ है? खर्च, कम खर्च, अधिक खर्च या फिजूल खर्च। तो अपव्यय का क्या अर्थ है? तो अपव्यय का अर्थ है, अपव्यय का क्या अर्थ है? फिजूल खर्च। यानी अपव्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, अप और व्यय। अप और व्यय। अप का मतलब होता है फिजूल, अप का मतलब क्या होता है? फिजूल। और व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च, यानी फिजूल खर्च। तो अपव्यय का अर्थ क्या हुआ? फिजूल खर्च। अगला प्रश्न है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। ईर्ष्या, निंदा, ईर्ष्या से लाभ या अपव्यय। तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो इसका जो शीर्षक है वो इस कहानी में किसके विषय में बताया गया है? तो इस कहानी में ईर्ष्या के बारे में बताया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईर्ष्या। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ईर्ष्या। चलिए अगला प्रश्न है, अधिकार। अधिकार में उपसर्ग है। अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? कर, कार, अधि या अ। तो अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? तो अधिकार में अधि उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अधि। यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, धार्मिक में प्रत्यय है क, इक, मिक, धर्म। धार्मिक में प्रत्यय कौन सा है? क है प्रत्यय, इक प्रत्यय, मिक प्रत्यय या धर्म। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धार्मिक। धार्मिक में इसमें हो जाएगा इक प्रत्यय, यानी इसका आंसर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, आकर्षण का विलोम क्या होगा। कर्षण, विकर्षण, घर्षण या अपमान। तो आकर्षण का विलोम क्या होगा बताइए। तो आकर्षण का विलोम हो जाएगा विकर्षण। आकर्षण का विलोम क्या होगा? विकर्षण। आकर्षण का विलोम विकर्षण होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? इच्छा, आशा, जिज्ञासा या अभिलाषा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जानने की इच्छा का एक शब्द क्या होगा? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा जिज्ञासा। यानी जानने की इच्छा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? वो होगा जिज्ञासा। चलिए
अगर बात करें आशा, तो आशा का मतलब क्या हुआ? उम्मीद। आशा का मतलब क्या हुआ? उम्मीद हुआ। और अगर बात करें अभिलाषा, तो अभिलाषा मतलब क्या हुआ? इच्छा। अभिलाषा मतलब क्या हुआ? इच्छा। अगर इच्छा की बात करें तो इच्छा का मतलब क्या हुआ? इच्छा का मतलब हुआ रुचि या कामना। रुचि या कामना इच्छा का मतलब हुआ। इसलिए अगर जानने की इच्छा की बात करें तो इसका सही अर्थ हो जाएगा जिज्ञासा। चलिए अगला प्रश्न है, कथा का बहुवचन होगा। कथा का बहुवचन क्या होगा? कथें, कथों, कथानक या कथाएं। तो कथा का बहुवचन क्या होगा? तो कथा का बहुवचन हो जाएगा कथाएं। कथा का बहुवचन क्या हो जाएगा? कथाएं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित या निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? मानव पढ़ता है, मोहन गया, सीता सो रही थी या वह जाएगा। तो बताइए निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मानव पढ़ता है। मानव पढ़ता है यह वर्तमान काल का वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। दिख रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे बनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, रास्ता देखना मुहावरों का क्या अर्थ है? समय नष्ट करना, पता लगाना, निराश होना या प्रतीक्षा करना। तो रास्ता देखना का सही अर्थ क्या होगा मुहावरे का? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा प्रतीक्षा करना। चलिए अगला प्रश्न है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? एक हाथ से ताली बजानी चाहिए, या झगड़े के लिए एक पक्ष जिम्मेदार होता है, या झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, या झगड़े के लिए कोई पक्ष या कोई जिम्मेदार नहीं होता। तो एक हाथ से ताली नहीं बजती इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से दंत्य वर्ण कौन सा है? दंत्य वर्ण कौन सा है? स, प, ट, ह। तो दंत्य वर्ण कौन सा है इनमें से? बताइए निम्न में से दंत्य वर्ण कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स। स कौन सा है? यह दंत्य वर्ण है। अगर स की बात करें तो दंत्य वर्ण, और प की बात करें तो ओष्ठ, और ह की बात करें तो ये क्या है? कंठ है। ह की बात करें तो ये क्या है? कंठ है। और ट की बात करें तो ये क्या है? मूर्धा है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा स। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? प, ब, म, थ। तो अनुनासिक, निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा म। म क्या है? अनुनासिक वर्ण है। ऐसे वर्णों का उच्चारण जिनका नासिका तथा मुंह से होता है उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, महेंद्र का संधि विच्छेद होगा। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन इंद्र, महधन इंद्र, या महीधन इंद्र, या महेधन इंद्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महेंद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन इंद्र। महाधन इंद्र यह इसका संधि विच्छेद होगा। यह कौन सा संधि है? तो यह गुण संधि है। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। महेंद्र गुण स्वर संधि यानी महाधन इंद्र। चलिए अगला प्रश्न है, राज दरबार में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। राज दरबार, तो राज दरबार में कौन सा समास है? तो राज दरबार में तत्पुरुष समास है। राज दरबार में तत्पुरुष समास है। यानी राज दरबार मतलब क्या हुआ? राज दरबार मतलब हुआ राज प्लस दरबार यानी राजा का दरबार। तो राजा का दरबार यानी इसमें का क्या है? विभक्ति। और विभक्ति किस में आती है? तत्पुरुष समास में आती है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यथासंभव में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या व्ययभाव। यथासंभव, तो यथासंभव में कौन सा समास है? तो यथासंभव में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है यथासंभव में। यथासंभव यानी अव्ययी भाव का परिभाषा क्या होती है? तो इस समास में पूर्व पद क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है और समास पर
और जो समास पद होता है वो क्या होता है, अव्यय होता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? मयूर, मील, वचन, मध्य। तो निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है, बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मील। मील क्या है? यह विदेशी शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। तो हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? जो, सो, कोई या कौन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कौन। कौन क्या है? यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? कुछ, कैसा, गरीब या सफ़ेद। संख्यावाचक की बात की जा रही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुछ। इसका सही आंसर क्या होगा? कुछ। यानी निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? तो यह कुछ। और कुछ यह संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन अगर बात करें कौन सी संख्यावाचक विशेषण है, तो यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कुछ, कैसे, कोई यह अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से हवा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? वायु, समीर, पवन, सलील। तो बताइए इसमें हवा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सलील। सलील हवा का पर्यायवाची न है। सलील किसका पर्यायवाची है? तो यह जल का पर्यायवाची है, यानी पानी का पर्यायवाची सलील है। बाकी वायु, समीर और पवन यह सभी हवा का पर्यायवाची है, और सलील हवा का पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ज्योत्सना, पुण्य, उन्नति, क्षमा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योत्सना। ज्योत्सना सही शब्द है, सही शुद्ध है वाक, और यह बी भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। अगर पुण्य की बात करें तो पुण्य ऐसे नहीं पुण्य लिखा जाता है, पुण्य ऐसे लिखा जाएगा। और उन्नत की बात करें तो उन्नति में त में छोटी मात्रा होगा, और क्षमा में क्षमा ऐसे लिखा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पुष्प, पूज्य, परिस्थिति, प्रशंसा। तो इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूज्य। पूज्य अशुद्ध है। इसका अशुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप होगा पूज्य, यानी प में बड़ा ऊ की मात्रा लगेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? प्रभाव, भाषा, निर्माण, विवाह। तो इसमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा भाषा। भाषा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। भाषा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं घर जाना है, मैंने घर जाना है, या मुझे घर जाना है, या मैंने घर जाने हैं। तो इसमें सही शुद्ध वाक्य दिख रहा है, मुझे घर जाना है। चलिए अगला प्रश्न है, आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, गाइड या डायरेक्शन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑर्डर। आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? वो होगा ऑर्डर। अगर बात करें टीचिंग की, टीचिंग का हिंदी अनुवाद क्या होगा? अध्ययन, अध्यापन, निरीक्षण, शिक्षण। तो टीचिंग का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो इसका सही हिंदी अनुवाद हो जाएगा अध्यापन। टीचिंग का हिंदी अनुवाद क्या होगा? वो होगा अध्यापन। अगर बात करें अध्ययन, तो अध्ययन की इंग्लिश होती है स्टडी। स्टडी होती है हिंदी इंग्लिश अध्ययन की। और बात करें निरीक्षण, तो निरीक्षण क्या होती है? उसका होता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन यानी INSPECTION।
PECTION, इन्फेक्शन। और अगर बात करें शिक्षण की, शिक्षण क्या हो जाएगा? एजुकेशनल। शिक्षण क्या हो जाएगा? एजुकेशनल। तो इसका सही आंसर अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा अध्यापन। टीचिंग का हिंदी अनुवाद क्या होगा? अध्यापन होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र है लखनऊ, इलाहाबाद, मथुरा, वाराणसी। तो ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है? तो बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा मथुरा। ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है? वह है मथुरा। मथुरा हो गया। आगरा, अगर बात करें इसके अलावा कौन कौन, तो इसके अलावा मथुरा हो गया, आगरा हो गया, आगरा, अलीगढ़, 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 बरेली, बरेली, मैनपुरी, मैनपुरी, भरतपुर, भरतपुर, करौली, करौली। और बात करें एटा भी है, एटा, बदायूं भी है, बदायूं भी है। और बात करें, ये सब क्या हैं? ये सब ब्रजभाषा के क्षेत्र हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी को निम्नलिखित में कौन सी, हिंदी को निम्नलिखित में से किसमें वर्गीकृत नहीं किया जाता है? पहाड़ी, दक्षिणी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या पूर्वी हिंदी। तो हिंदी को निम्नलिखित में से किसमें वर्गीकृत नहीं किया जाता है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी दक्षिणी हिंदी। हिंदी का वर्गीकरण दक्षिणी हिंदी में नहीं किया जाता है, जबकि पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी को हिंदी में वर्गीकृत किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अर्धशासकीय पत्र के बारे में बात की जा रही है। इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है। यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती। यह प्रायः समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अर्धशासकीय पत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। किसी सरकारी अधिकारी द्वारा अन्य सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या गैर सरकारी व्यक्ति को सरकारी कार्य के संदर्भ में किसी खास मामले की ओर ध्यान आकर्षित कराने, विचार विमर्श या सहमति या सूचनाओं के आदान प्रदान आदि करने हेतु व्यक्तिगत स्तर पर लिखा जाता है। तो ऐसा पत्र क्या कहलाएगा? तो ऐसा पत्र कहलाएगा अर्धशासकीय पत्र। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा वर्ण घोष है? वर्ण घोष है क, ख, च या ग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी ग। यानी निम्न में कौन सा वर्ण घोष है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग। चलिए अगला प्रश्न है, संहार, संहार, संहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सनधनहार, समधनहार या समधनहार या समधनहार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समधनहार। यानी यह कौन सी संधि है? यह व्यंजन संधि है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? चक्र, चांद, छेद या छत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चक्र। चक्र शब्द क्या है? तत्सम है। चक्र शब्द क्या है? तत्सम है। अगर बात करें चांद, चांद का तत्सम क्या होगा? चंद्रमा। चांद का तत्सम क्या होगा? चंद्रमा होगा। छेद का अगर तत्सम बात करें तो इसका क्या होगा? इसका छिद्र हो जाएगा। और छत की बात करें तो छत की तत्सम क्या होगा? इसका हो जाएगा छत्र हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? छत्र हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? योगी, यौवन, जीभ, जीर्ण। तो योगी, यौवन, जीभ, जीर्ण। तो इसका इसमें तद्भव बताना है। इसमें कौन सा तद्भव है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीभ। जीभ तद्भव है, बाकी सब क्या है? बाकी सब तत्सम है। अगर जीभ का तत्सम बात करें तो जीभ का तत्सम क्या हो जाएगा? जिह्वा। क्या हो जाएगा? जिह्वा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? उठना,
उड़ना, दिलाना या चलना। तो निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिलाना। इनमें प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? दिलाना है। चलिए अगला प्रश्न है, अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भौरा भगवान, भगवान दुश्मन, सखी भौरा या भौरा सखी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो अली मतलब होता है भौरा, इसका मतलब क्या होता है? भौरा होता है। और अली मतलब क्या होता है? सखी, इसका मतलब क्या होता है? सखी, यानी भौरा और सखी, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? संयुक्त वाक्य कौन सा है इसमें? मैंने लड़के को बुलाया, उन्हें न नींद आती थी और न भूख प्यास लगती थी। आपको ऐसा न कहना चाहिए था, वहाँ जाना अच्छा नहीं है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उन्हें न नींद आती थी और न भूख प्यास लगती थी। इसमें क्या है? यह वाक्य संयुक्त वाक्य है। चलिए तो ये हुए आज के हिंदी के प्रश्न। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करिए और आप लोग जो लोग सब्सक्राइब न किए वो लोग सब्सक्राइब भी करिए और कुछ लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए। तो चलिए फिर मिलते हैं कल इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।